सपना एक बहुत ही आजाद ख्याल वाली लड़की थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करते थे। लेकिन शादी के बाद से उसका यह भ्रम टूट जाता है कि जो आजादी उसे मायके में मिलती थी वो उसे शादी के बाद भी मिलेगी। सपना की जिंदगी शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। अब उसकी जिंदगी गुलामों वाली हो गई थी। वहीं उसकी ननद नीता, जो कि घर की लाडली बेटी थी, उसे पूरी आजादी थी। यह सब देखकर सपना को बहुत बुरा लगता था। एक दिन नीता अपनी माँ सरला के पास जाती है और बोलती है, माँ कॉलेज की तरफ से मुझे ट्रिप पर ले जा रहे हैं, मुझे जाना है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तुझे भला मैं किसी चीज के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए। माँ मुझे कम से कम 20,000 दे दीजिए। पता नहीं वहाँ पर कितना खर्चा लगे, थोड़ा एक्स्ट्रा तो होना चाहिए ना पास में अपने। हाँ बेटी, तेरी ये बात बिल्कुल सही है। अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो खर्च भी हो जाएंगे, लेकिन अगर कम पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करियो, अगर सारे पैसे खर्च हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तू वापस लेके आ जियो। हाँ माँ, मैं यही तो कहना चाहती थी। आप मेरे दिल की बात कितने अच्छे तरीके से समझ लेती हैं। चल बेटी, मैं तेरे कमरे में चलती हूँ और तेरी पैकिंग करवा देती हूँ, वरना तो कुछ न कुछ जरूर भूल ही जाएगी। ये सब काम करने की आपको क्या जरूरत है माँ? हमारे घर में एक नौकरानी है, तो सॉरी, नौकरानी के साथ साथ वो मेरी भाभी भी है। आप उन्हीं को बोलिए ना, वो मेरा सामान पैक कर देंगी। तूने बिल्कुल सही याद दिलाया। मैं अभी जाकर उसे बोलती हूँ, वो आराम से अपने कमरे में महारानियों की तरह लेटी होगी। अभी जाकर उसका जीना हराम करती हूँ मैं। रुकिए ना, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। उसके बाद हम दोनों बाहर शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, वो भी ले लेंगे। क्यों नहीं बेटी, चल, मैं तुझे थोड़ी क्यों पूरी दुकान दिलवा देती हूँ, लेकिन पहले तेरी भाभी को काम तो दे दूँ। सरला इतना कहकर अपनी बेटी नीता को लेकर अपनी बहू सपना के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसने अलमारी के सारे कपड़े बेड पर फेंके हुए हैं और वो उन्हें सेट कर रही है। तभी सरला बोलती है, बहू, अब तूने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं तो यहाँ तुझे काम बताने आई थी, लेकिन तूने तो पहले ही अपने कमरे का सारा सामान फैला रखा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे काम बता दीजिए। पहले मैं आपका काम कर दूंगी, उसके बाद मैं अपनी अलमारी सेट कर दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बता, तूने इस अलमारी के सारे कपड़े बाहर क्यों निकाल रखे हैं? कपड़े ज्यादा हो गए हैं क्या तेरे पास? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि अलमारी में सारे कपड़े उल्टे पुल्टे हो गए थे, जिसकी वजह से रंजीत जी को अपने कपड़े ही नहीं मिलते, तो वो मुझ पर गुस्सा करती थी। इसलिए मैंने सारे कपड़ों को निकालकर अलमारी को सेट कर रही हूँ। तुझे बस काम बढ़ाना ही आता है, इसके अलावा तुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे माँ, जाने भी दो। या आप अपना काम बढ़ाएं या घटाएं, इसमें हमारा क्या जाता है? हमें तो अपना काम करवाने से मतलब है। आप जल्दी से इनको काम बताइए, उसके बाद हमें बाहर भी जाना है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। बहू, नीता ना अपनी कॉलेज ट्रिप पे जा रही है, तो तू उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दियो और उसका सारा सामान पैक भी कर दियो, और कोई सामान छूटे ना, वरना तेरी खैर नहीं। माँ जी, सामान तो मैं पैक कर दूंगी, लेकिन ये जा किसके साथ रही है कॉलेज ट्रिप पर? भाभी, पड़ोसियों के साथ जा रही हूँ। आप भी ना पता नहीं कैसे सवाल पूछती हैं। अरे कॉलेज की ट्रिप है तो सिंपल सी बात है, कॉलेज के फ्रेंड्स और टीचर होंगे साथ में। लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस माँ जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको कॉलेज ट्रिप पर अकेले भेज सकती हैं, लेकिन मुझे मेरे पति के साथ कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं भेजती हैं? ये बेटी और बहू में कैसा फर्क है माँ जी? आप इसका जवाब दोगी मुझे? बेटी को इतनी आजादी और बहू पे इतनी गुलामी क्यों? बहू, अपनी जुबान संभाल के बात कर और अपने काम से काम रख। जितना बोला है बस उतना काम कर। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। तब तक मेरी सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। आपका काम चाहे हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नीता और सरला सपना से बात करके कमरे से चली जाती है। तभी अचानक से सपना को याद आता है कि उसे भी कुछ पर्सनल सामान लेना है, तो उसे बाहर जाना ही था। ये सोचकर वह जल्दी से भागकर अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी ननद और सास को आवाज देते हुए बोलती है, माँ जी जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या कहना है तुझे, जो तू कमरे में नहीं कह पाई? तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि पीछे से मत टोका कर।
लेकिन तुझे की बात समझ ही नहीं आती है। अब बता क्या बोलना है तुझे। वो माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आप लोगों के साथ बाहर चलती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था। घर आकर मैं नीति की सारी पैकिंग कर दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे कहीं बाहर लेकर जाऊंगी? आज तक तो कभी बाहर गई नहीं है, तो आज जाकर क्या करेगी? लेकिन माँ जी, आज तो आप भी साथ में चल रही हो ना, तो अब क्या परेशानी है? मुझे भी लेके चलो ना, मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। बोला ना, तो कहीं बाहर नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। चुपचाप घर में रह, तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा जो भी सामान होगा अपने पति को बता दियो, वो ले आएगा। सरला और नीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब सास का ऐसा बर्ताव देखकर सपना हॉल में बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति रंजीत वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ सपना, तुम क्यों रो रही हो? और घर में बाकी लोग कहाँ हैं? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ कोई गुलाम हूँ। लोग इस घर में आजादी की जिंदगी जीते हैं, उन्हीं से जाकर पूछिए ना सारी बात, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हो गया सपना, जो भी बात है साफ साफ बताओ। अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? रंजीत जी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप जानते हो ना कि मेरी फैमिली कितनी आजाद ख्यालों वाली थी, लेकिन शादी के बाद इस घर में गुलाम बनकर रह गई हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, कहीं पे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। क्या लाइफ है ये? आज के जमाने में ऐसी लाइफ कौन जीता है? मुझे माफ कर दो सपना, मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तुम तो जानती ही हो कि माँ हार्ट पेशेंट है, और अगर मैं उन्हें कोई भी तकलीफ दूंगा तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैं माँ के सामने उन्हें कुछ भी नहीं बोलता, वरना उनको बहुत धक्का लगेगा कि शादी के बाद मेरा बेटा बदल गया है। नहीं रंजीत जी, आप माफी मत मांगिए। आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। शायद बहुत ज्यादा ही बोल गई मैं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, तुमने कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो और जल्दी से अपने घर के सारे काम निपटा लो, वरना माँ फिर से तुम्हें सुनाएगी। तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर लाता हूँ, इसे पीकर तुम्हारा मूड यूं ही ठीक हो जाएगा। अपने पति की बातें सुनकर सपना मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वह बाकी सारे काम निपटाती है। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में आती है और फिर से अलमारी सेट करने लगती है। तभी रंजीत उसके लिए चाय बनाकर लेकर आता है, जहां उसकी नजर एक जींस टॉप पर जाती है, जिसे देख वह बोलता है, सपना, जीन्स टॉप किसका है? कहीं तुम्हारा तो नहीं है? हाँ रंजीत जी, ये मेरा ही है। शादी से पहले मैं हर तरह की ड्रेस पहनती थी। मेरे घर में किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने सोचा था शादी के बाद जब आपके साथ कहीं घूमने जाऊंगी ना, तब पहनूंगी। लेकिन जब से आई हूँ आपके साथ में कहीं घूमना तो छोड़ो, आपके साथ चलना भी नसीब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये अरमान आज मैं पूरा कर देता हूँ। देखो, घर के सारे काम तो हो चुके हैं। माँ और नीति बाहर गए हैं और उन्हें आने में बहुत समय लगेगा। तुम एक काम करो, जल्दी से जीन्स टॉप पहनकर तैयार हो जाओ। हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए, और उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। आप कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखिए, अभी मेरा मूड ठीक हुआ है, अब दोबारा आप ऐसा मजाक करके मेरे मूड को खराब मत करिए। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर बाहर चलूंगा। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हमें वापस भी आना है जितना जल्दी हो सके। अपने पति की बात सुनकर सपना खुश हो जाती है और जल्दी से जींस टॉप पहनकर तैयार हो जाती है और अपने पति के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। आजाद बेटी और गुलाम बहू जैसे एक छोटी सी सोच रखने वाली सास, अच्छी सोच और रूढ़िवादी बर्ताव के कारण सपना बेहद दुखी थी। वहीं अपने पति के प्यार से सपना बेहद खुश थी।